एक मिनट, हाँ तो हम लोग सर जो क्वेश्चन मैंने पूछा था डाउट क्वेश्चन, हाँ उसमें से मैंने मतलब उसका पी का एक्सपेक्टेशन लॉरेंस मान किया, उससे तो हो गया कंप्लीट एस्टिमेटेड रुपये निकाला तो क्या रुपये देता है। लेकिन क्या अगर राव ब्लैक वर्स उसमें कर रहा है डिपेंड डेटा फंक्शन क्या बनेगा वो तो राव ब्लैक से क्यों करना है तुम्हें? तो हम तो पता कैसे चलेगा किसमें कौन सा यूज है। यही तो सीखना है तुम्हें प्रैक्टिस करके कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर तुम्हें मिल जा रहा है और उसका फंक्शन, उसका तुम एक फंक्शन ढूंढ पा रहे हो जो तुम्हारा पैरामीटर के इक्वल है जिसका यूएमयू चाहिए, तो क्यों उस पे जाओगे तुम? राव ब्लैकवेल का ये है कि तुम्हें एस्टिमेटर ढूंढने के लिए देखना पड़ेगा कि वो किसकी प्रोबेबिलिटी, कॉन्टिन्यूअस में तो डिफिकल्ट है। जो भी क्वेश्चन हमने राव ब्लैकवेल यूज किया अभी तक तुमने देखा होगा वो क्या था, डिस्क्रीट था वो। हाँ तो डिस्क्रीट में यूज करना आसान है और क्वेश्चन जो आए हैं अभी तक एग्जाम में वो भी डिस्क्रीट के लिए हुए हैं। जो कॉन्टिन्यूअस वाले हैं वो लेमन सेफी से हो जाएगा। तो लेमन सेफी से तुम्हारा आ गया ना आंसर। उसमें क्या है कि जो लॉग समेशन लॉग एक्स आई है क्या है, वो यूएम भी है माइनस ln x आई लेंगे तो हो जाएगा, मतलब वो एक्सपोनेंशियल थीटा बन जाएगा, तो n बाई थीटा दे देगा तो 1 बाई थीटा मिलेगा, तो माइनस थीटा कर लेंगे। तो मतलब वो एक मिल गया, मतलब देयर एग्जिस्ट है ना, ऐसा हो गया। और कोई दूसरा एस्टिमेटर उससे छोटा वेरिएंस वाला हो भी नहीं सकता, ये भी है। तो वो अगर होल्ड कर रहा है तो आंसर है, नहीं कर रहा है तो ऐसा कोई दूसरा मिलना भी नहीं है, तो ये है। ठीक है, इस पे रिजल्ट एक था कि लाइक मैं लिखा देता हूं, आज कॉन्फिडेंस इंटरवल करेंगे। हाँ आज कॉन्फिडेंस इंटरवल कंटिन्यू करेंगे। तो देखो मैं थ्योरम बता रहा जो है ना, तो वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कई बार होता है कि देयर एग्जिस्ट, क्या ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा जो क्रैमर और लोअर बाउंड को होल्ड करेगा। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम सिंपल एक कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर का फंक्शन ढूंढ लें और उसके बाद उसका वेरिएंस निकाल लें। तो चूंकि जो यूएम है उसका वेरिएंस मिनिमम है, तो या तो क्रैमर और लोअर बाउंड को अटेंड करेगा या नहीं करेगा। तो अगर यूएम का वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब उससे ज्यादा ही होगा क्योंकि थ्योरम है। तो और कोई एस्टिमेटर लेंगे तो उसका वेरिएंस भी उससे भी ज्यादा आएगा जो यूएमबीवी का वेरिएंस है। तो उस केस में देयर विल नॉट एग्जिस्ट एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर हु विल अटेंड द क्रैमर और लोअर बाउंड। सिंपल है, यूएमबीवी निकाल पाए तो आसान हो गया वो क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा एक ये रिजल्ट है, ये देख सकते हो तुम रिजल्ट अप्लाई करके। तो ये कहता है कि ये पेज नंबर 376 जो मैं थ्योरम लिख रहा हूं, सो पेज नंबर 376 वीके रोहतगी वाली जो बुक है उसमें है। ठीक है, इसमें कोरोलरी के नाम से है। तो ये कहता है कि ठीक है, ये कोरोलरी है उसमें इस पेज पे, जो हम लोग आज डाउट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसका वाला, या अभी आएगा पीवाईक्यू में, ये फिर से आएगा क्योंकि रिपीट पीवाईक्यू करेंगे जो कुछ थोड़े बहुत छूट गए सिलेबस के दौरान, तो ईयर वाइज डिस्कशन में एक भी क्वेश्चन छूटना है नहीं। तो ये है, तो कोरोलरी जो है ये कहता है कि मान लो तुम्हारे पास जो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि लेट x1 x2 xn, ठीक है, दिस बी अ रैंडम सैंपल या दिस बी आईआईडी। तो रैंडम सैंपल आईडी रैंडम वेरिएबल्स, दिस बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन दिस। तो मतलब सबका कॉमन पीडीएफ ये है और बोल रहा है कि अब ये जो क्रैमर और लोअर बाउंड के लिए जो रेगुलरिटी कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई कर रही है ना, तो दिस पीडीएफ जो है सेटिस्फाइज। सो ये जो है सेट ऑफ एफ थीटा एक्स, थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, ठीक है। सो दिस सेटिस्फाइज रेगुलरिटी कंडीशन फॉर क्रैमर और लोअर बाउंड। आपको याद होगा कि जब हम क्रैमर और लोअर बाउंड लिखा रहे थे किसी भी फंक्शन ऑफ पैरामीटर का, तो आपको वहां कुछ कंडीशंस था कि सपोर्ट मस्ट बी फ्री ऑफ पैरामीटर्स, देन इंटीग्रल में डेरिवेटिव को आप इंटरचेंज कर सको। तो ये एक और कंडीशन था, 3 कंडीशन थे, तो वो सेटिस्फाई करने चाहिए। उसके बाद ये कहता है कि
ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट कह रहा है यहाँ पे कि जो है सो देयर एग्जिस्ट, तो मतलब ये बोलना चाह रहे कि कोई एस्टिमेटर ऐसा मिलेगा आपको, कोई एक एस्टिमेटर ऐसा मिलेगा कि वेरिएंस ऑफ टी बराबर सी आर एल बी, ठीक है, क्रैमर और लोअर बाउंड ऑफ कोई भी फंक्शन ऑफ एस्टिमेटर, मान लो कि थीटा के लिए बोल देता हूं मैं दिस, या फंक्शन ऑफ थीटा बोल सकते हो तुम, जी थीटा बोलना है जी थीटा बोल दो। सो जी थीटा के लिए इफ एंड ओनली इफ ठीक है, सो जो है ना क्रैमर और लोअर मतलब क्या था, मतलब यही था ना, ये मतलब इसका मतलब ये हो गया दैट इज की वेरिएंस ऑफ टी इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे जी डैश थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा, ये था ना तीसरा इंफॉर्मेशन, मतलब क्रैमर लोअर बाउंड इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ, ऐसा तब हो सकता है जब, यहां तुम्हारा रिजल्ट है कि टी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तुम्हारे पास जो है साई थीटा जी थीटा प्लस, ठीक है, के थीटा या है ना, इसको ये भी लिख सकते हो जी, ये बुक में जो लिखा है वैसा लिखा है, मैं लिख देता हूं इफ एंड ओनली इफ टी थीटा इज इक्वल टू जी थीटा प्लस के थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, तो यहाँ पे क्योंकि मोर देन वन पैरामीटर की बात करूं, मैं अभी वन के लिए बात कर लेता हूं, तो डी अपॉन डी थीटा लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है ना, ये हो जाएगा लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, तो इसका आ जाएगा लॉग ऑफ एल थीटा, ऐसा मिल जाए, तो ये तुम चेक करना फॉर सम फंक्शन के, तो के तुम अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन ऑफ थीटा चूज कर सकते हो, तो ये के जो है ये आर्बिट्री है, सो यू कैन चूज फॉर सम, फॉर ऑल नहीं बोल रहा, फॉर सम, तो एक भी ऐसा के हो गया जिसके लिए तुम्हारे पास टी मिल रहा है मान लो, सो दैट विल अटेन द क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर सम के, है ना, फॉर सम फंक्शन के, क्या लिखता है फॉर सम फंक्शन के थीटा, फॉर सम फंक्शन के थीटा, ठीक है, तो ये रिजल्ट तुम ट्राई कर सकते हो वहां पे, तो तुम्हारा वहां पे तुम्हारे केस में जी थीटा क्या है 1/थीटा ना, 1/थीटा है, फिर उससे तुम जो डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें दे रखा है उसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, लॉग लो, डिफरेंशिएट करो, ठीक, तो ऐसा कुछ टी अगर मिलता है तुम्हारे पास, ये पता टी क्या है, पता है तुम्हें टी क्या है, एस्टिमेटर, और एस्टिमेटर क्या होना चाहिए, एस्टिमेटर डेफिनेशन क्या है, या स्टैटिस्टिक्स है टी, तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, फ्री ऑफ पैरामीटर, हाँ, तो समहाउ तुम्हें ट्राई करना है कि क्या इसको तुम थीटा से फ्री बना सकते हो, ये तुम्हें देखना है कि क्या ये राइट साइड को तुम थीटा से फ्री बना सकते हो, के थीटा तुम्हारी मर्जी कुछ भी चूज कर लो, तो अगर तुम इसको थीटा से फ्री बना सकते हो तब तुम्हें कोई ना कोई ऐसा एस्टिमेटर मिल जाएगा जिसका वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल आएगा, ये मतलब है, तो तुम्हें फ्री ऑफ पैरामीटर बनाना पड़ेगा यहां पे, ठीक है, तो भी तुम ट्राई करके देख लेना, तो उसका एक मेथड तो वो हो गया तुम्हारा कि यूएम यू है, उससे तुम्हें मिल ही गया, तो ओके है कि यूएम यू सेटिस्फाइज, ठीक है ना, तो तुम्हारा उस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, नहीं तो इससे भी ट्राई करके देखना कि ये एस्टिमेटर मिलना चाहिए फ्री ऑफ पैरामीटर्स, तो वैसा कुछ मिल जाएगा तो मतलब ओके है, इक्वालिटी होल्ड करेगी, मतलब टीएक्स यूएमबी भी हो जाएगा, हाँ फिर टीएक्स यूएम हो जाएगा, यस, क्योंकि इफ एंड ओनली यहाँ पे है, ठीक है ना, तो मतलब अगर ऐसा मिलेगा तो मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता है ना, ये चीज है, अगर नहीं मिला तो नहीं है, चलो तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, आज हम देखते हैं कॉन्फिडेंस लेवल टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाँ
Sir, and see result that dx equal to g theta plus k derivative log L. जब इससे हमें इवन भी में मिल गया है तो उस वो दोनों का यूज करते हैं। क्या क्या? अबे यहाँ पे भी 50 हमको इवन भी एक तरीके से दे रहा है। लेकिन जरूरी थोड़ी कि हमेशा तुम्हारा ये मिलेगा ही। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये थ्योरम अगर ट्रू नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यूएमबी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये वाला यूएमबी मतलब ऐसा कोई एस्टिमेटर नहीं होगा जो क्रैमर और लोअर बाउंड को अटेन कर रहा है। ये किसके लिए थ्योरम है कि एस्टिमेटर टी अटेन करेगा क्रैमर और लोअर बाउंड को, अगर ऐसा होगा, है ना, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन इसका मतलब थोड़ी अगर मान लो टीएक्स तुम्हें नहीं मिला कोई एस्टिमेटर यहां से, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि यूएमबी नहीं मिलेगा। कोई और एस्टिमेटर होगा जो अटेन नहीं कर रहा है, वो यूएमबी है। ऐसा हो सकता है ना कि क्रैमर और लोअर बाउंड को अटेन नहीं कर रहा है वो, फिर भी यूएमबी है। ऐसे स्क्वायर एग्जांपल दिया था हमने कि सैंपल वेरिएंस इन केस ऑफ नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, कि वो नहीं अटेन करेगा लेकिन फिर भी वो यूएमबी है। ऐसे बहुत सारे एस्टिमेटर है। अब मान लो किसी पैरामीटर के पास 1000 एस्टिमेटर है और मान लो क्रैमर और लोअर बाउंड 1 के इक्वल है फॉर एग्जांपल, और जो 1000 अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसमें से जो मिनिमम वेरिएंस वाला है वो 2 है, तो जिसका वेरिएंस 2 है वही यूएमबी है। जरूरी थोड़ी है क्रैमर और लोअर के इक्वल आना ही चाहिए, जरूरत इफ एंड ओनली थोड़ी है। अगर आएगा तो यूएमबी है, नहीं आया तो कोई दूसरा यूएमबी होगा। ये नहीं है फिर, ये मतलब है। तो ये थोड़ी बता रहे कि यूएमबी इफ एंड ओनली इफ, ये बता रहे क्रैमर और लोअर बाउंड अटेन करेगा तभी आएगा। सो इससे यूएमबी थोड़ी ढूंढना आसान थोड़ी है। हमने तो ये पहले भी पढ़ रखा है ना कि अगर ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो अगर ऐसा होगा तो यूएमबी होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है ना कि वेरिएंस ऑफ टी बराबर अगर तुम्हारा सी आर ये इक्वल आ गया, तो ये तो पहले से ही पता है तुम्हें, जी डैश थीटा अपॉन आई थीटा इसका होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि टी इज यू एम भी यू ई, ये तो हमें पहले से ही पता है। लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि टी यू एम भी होगा तो ऐसा होगा। यही तो ये भी कह रहा है कि अगर अटेन कर रहा है तो ऐसा हो रहा होगा, या ऐसा होगा तो अटेन करेगा। तो अगर अटेन कर लिया तो इट्स गुड, वो यूएमबी है। अटेन नहीं किया, अगर ये ट्रू नहीं आया तो कोई और यूएमबी है, फिर तो वो कहां से ढूंढोगे तुम? ये चीज है। तो यूएमबी की बात ये थ्योरम कर ही नहीं रहा, ये थ्योरम बात कर रहा है कि कौन एस्टिमेटर, क्या कोई ऐसा एस्टिमेटर होगा जो अटेन करेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अटेन करेगा, नहीं ऐसा हो रहा है तो कोई और एस्टिमेटर है जो यूएमबी है, अटेन कोई नहीं करेगा। फिर ये चीज है इस तरह से। तो यूएमबी का वेरिएंस मिनिमम है, उससे कम तो हो नहीं सकता ना जी। इसका एग्जांपल वो एक क्वेश्चन था, बताओ भाई क्या था, उसको अप्लाई करो तुम। fx इज इक्वल टू थीटा x के पावर थीटा माइनस थीटा x की पावर थीटा माइनस 1 x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 तो इसका तुम लिखो लाइक्लीहुड फंक्शन। तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो यहां से आ जाएगा ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि उस समय जब हम फाइंड कर रहे थे, ओके, तो लॉग ले लो। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास। डिफरेंशिएट करना है, जिसका 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये तुमने क्या फाइंड किया अभी तक? डेरिवेटिव। अब ये कह रहा है कि इसको k थीटा से मल्टीप्लाई करो g थीटा। g थीटा क्या है तुम्हारा? 1/थीटा। मैं राइट साइड लिखता हूं, देखो। तो जो तुम्हारा राइट साइड है, नाउ g थीटा प्लस k थीटा
और ये वाली चीज, सो n अपॉन थीटा प्लस समेशन लॉग एक्स आई। यहाँ कुछ और भी था ना, के थीटा टाइम था, बस यही था। तो अच्छा, इसको डिफरेंशिएट तो कर दिया हमने, के थीटा जी थीटा प्लस, ठीक है, जी थीटा प्लस के थीटा, ओके सही लिखा ना। सो के थीटा टाइम डेरिवेटिव, तो इसको सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा जी थीटा कितना था, 1/थीटा, तो इसको मैं लिख देता हूँ। सो 1/थीटा, इसको ओपन करो, तो ओपन करो तो यहां से आया के थीटा प्लस एन, नहीं सॉरी, के थीटा, इसमें 1/थीटा कॉमन प्लस 1 एन टाइम के थीटा प्लस 1 इंटू 1/थीटा, ये आ रहा ना, एन टाइम के थीटा प्लस 1 टाइम्स 1/थीटा प्लस समेशन क्या, सो प्लस समेशन आपका आ जाएगा यहां से n टाइम के थीटा प्लस 1/थीटा, ये समेशन के थीटा टाइम होगा ना ये, तो के थीटा टाइम्स समेशन लॉग एक्स आई। अब देखो तुम्हें क्या बोला था कि ये क्वांटिटी किसी एस्टिमेटर के इक्वल आ जाए फॉर सम के थीटा। सो के थीटा तुम्हारी मर्जी है, कुछ ऐसा चूज कर लो कि ये थीटा से फ्री हो जाए। तो देखो ऐसा कुछ चूज कर पाओगे, सोचो खुद ही। सो ऐसा के थीटा फ्री ऑफ थीटा होगा एक्चुअली। नहीं, ये जो k ऑफ थीटा लेना है, ये बस ऐसा फंक्शन ऑफ थीटा हो या कुछ भी? नहीं, जरूरी नहीं थीटा होगा ही, बिना थीटा का भी हो सकता है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर तो k थीटा को -1/n ले लें, हो गया काम, है ना। से n कटा हाँ। -1/थीटा से। सो देयर एग्जिस्ट, तो इसको ये रख लो यहाँ पे, इसने बोला फॉर सम मतलब कोई एक फंक्शन ढूंढ लिया जिसके लिए किसी एस्टिमेटर के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि वो एस्टिमेटर जो है दैट विल अटेन द क्रैमर और लोअर बाउंड। हां, यही सर इसका एमएलई भी आएगा। मतलब यूएमवी आ जाएगा यहाँ, तो पुट कर लो इसको, तो यहाँ पुट करोगे, ये तो जीरो कर दिया तुमने, है ना, इसको जीरो कर दिया क्योंकि थीटा हटाना था। अब यहाँ पे तो -1/n समेशन log xi, i from 1 to n, देखो आ गया, यही तो है। सो दिस इज योर tx, मिल गया ना। सही भी है एक्चुअली। हाँ, सो इसका मतलब है कि इस एस्टिमेटर का वेरिएंस ऑफ t विल बी इक्वल टू क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर द, ठीक है, तो फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/थीटा, हो गया। अच्छा, अगर इसको फ्री नहीं कर पाते, मान लो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन k विच, है ना, तो जो इसको थीटा से फ्री नहीं बना पाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, CRL भी अटेंड नहीं करेगा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि यूएमबी नहीं मिलेगा, इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा कोई एस्टिमेटर है ही नहीं जो CRL भी अटेंड कर रहा है। देयर इज नो एस्टिमेटर व्हिच अटेंड्स क्रैमर लोअर बाउंड, और वही ऑप्शन था कि देयर एग्जिस्ट और डी ऑप्शन देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां मुझे एक मिला, तो मतलब देयर एग्जिस्ट, सिंपल, तो उसमें ऑप्शन होगा करेक्ट, यस देयर एग्जिस्ट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1/थीटा व्हिच अटेंड्स क्रैमर लोअर बाउंड, यही हमारा स्टेटमेंट है थ्योरम का। अब अगर अटेंड किया तो इट्स ओके, तो हम जानते हैं कि ऐसा हो गया, सो दिस इंप्लाइज t इज UMVUE, ओके है, सो दिस इज UMVUE। अगर ऐसा नहीं होता कि ऐसा कोई k मिलता ही नहीं, तो मतलब क्रैमर और लोअर बाउंड अटेंड नहीं करता, कोई भी ऐसा एस्टिमेटर नहीं है जिसका वेरिएंस क्रैमर लोअर इक्वल है। इसका मतलब ये कोई और एस्टिमेटर होगा जिसका वेरिएंस एक्चुअली मिनिमम है, लेकिन वो क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल नहीं है, मतलब UMVUE कोई और जरूर एग्जिस्ट करेगा, है ना। अनबायस्ड एस्टिमेटर तो मिल ही जाएगा। अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल रहा है किसी एस्टिमेटर का, तो उस केस में you must get an estimator with the least variance and that is the UMVUE, और वो लिस्ट वेरिएंस एस्टिमेटर का जरूरी नहीं है क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल हो। अगर इक्वल है तो इट्स गुड, नहीं है देन इट्स आल्सो गुड, वो UMVUE तब भी है, ये चीज है, ठीक है। तो ये दूसरा अप्रोच हुआ उस क्वेश्चन का। तो इसमें ऑप्शन क्या था, ये जैम का ही PYQ है, जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं, ये जैम में आया हुआ है, किस साल का क्वेश्चन है, ये जैम का ही है, और इसमें ऑप्शन था एक सी कि देयर एग्जिस्ट t व्हिच अटेन्स क्रैमर और लोअर बाउंड, डी ऑप्शन है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी t व्हिच अटेन, हाँ किसी का है 2021 है ना, हाँ,
सो 2021 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें यही ऑप्शन है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये थ्योरम हमारे पास है, इस थ्योरम से काम हो जाएगा। कोरोलरी इज अ पार्ट ऑफ द थ्योरम। बोलो। उसमें सी और डी दोनों ऑप्शन था, मतलब कि एक में एग्जिस्टेंस और एक में नॉन एग्जिस्टेंस दिया था। हाँ, तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप, नहीं समझा। नहीं मतलब उसमें दो स्टैटिस्टिक देके पूछ रहा था कि कौन सा एग्जिस्टेंस करेगा और कौन सा नहीं करेगा, मतलब ऐसा ही ऑप्शन था। तो हाँ हाँ हाँ, तो बस इससे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें कहीं ना कहीं tx देखना है कि ये किसी tx के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेन यही है, देखो थ्योरीज तो हर बुक में लिखी है, मेन है कि जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे हो। थ्योरीज हर जगह अवेलेबल है, हर बुक में सेम चीजें लिखी हैं, लेकिन वो चीजें क्या आपको हेल्प कर रही है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको एग्जाम में, क्योंकि उसी फ्रेम वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं थ्योरम्स पे बेस्ड। तो वो आप अप्लाई कर पाना इंपॉर्टेंट है, ये चीज है। और यहीं पर टीचर की जरूरत है हालांकि, क्योंकि हम लोग थ्योरीज कुछ नया थोड़ी पढ़ाता हूँ, जो किताब में वही मैं पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो तुमसे बेटर टीचर का होगा, क्योंकि उसने अगर एग्जाम्स उस तरह क्वालिफाई किए हैं तो वहां हेल्प होगा। थ्योरीज तो हर जगह सेम ही है। ओके, तो ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सर इस टॉपिक में भी दिक्कत होती है। हाँ, काफी बार मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है कॉलेज में। अब जिस हिसाब से जो अभी बोल रहे थे ना, क्वेश्चन नहीं बनते एक तरह से, समझ होती है पर क्वेश्चन नहीं बनते फिर भी भाई। आपको थ्योरम याद है, आपको डेफिनेशन याद है, फिर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपसे होते नहीं है। ऐसा नॉर्मली है, होगा ही, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो इनिशियली बहुत डिफिकल्टी आएगी। सर एक तो मतलब ऐसे टॉपिक है ना, बुक से खुद नहीं समझ आते उतरे। हाँ, ये भी है। इन्फ्लुएंस है आप तो डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट है नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा, ऐसा है नहीं। सो अब एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो अभी तो हम क्या फाइंड कर रहे थे, अभी जो पीछे एमएलई है, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर है, यूएमवीयूई है या कंसिस्टेंट, ये सब क्या है, वो सब एक पॉइंट एस्टिमेटर है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट एस्टिमेटर बोलते हैं। पॉइंट इन द सेंस आप एग्जैक्टली बता रहे हो कि दिस, ये एस्टिमेटर उस पैरामीटर की को एस्टिमेट कर रहा है। तो मतलब अगर मेरे पास सैंपल दे रखा है, सैंपल वैल्यूज दे रखी है, तो उस सैंपल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू मिलेगी मुझे, तो मैं बोलूंगा वो पैरामीटर की वैल्यू हम एस्टिमेट करेंगे। लेकिन हो सकता है वो एग्जैक्टली करेक्ट ना हो, तो हमारे पास क्या है कि एक हम रेंज बताएंगे किसी को कि हाँ ये रेंज है, मतलब जो अननोन पैरामीटर है वो इस रेंज में बिलोंग करेगी, ऐसा बोलेंगे हम। लेकिन यहाँ मेरे पास सैंपल होगा तो हम सैंपल के टर्म में ही बताएंगे। तो सैंपल का फंक्शन जो होता है वो एस्टिमेटर होता है, फ्री ऑफ पैरामीटर, क्योंकि पैरामीटर तो अननोन है ना। तो मुझे पैरामीटर को एस्टिमेट करना है, तो किसके टर्म में एस्टिमेट करेंगे, जो रैंडम सैंपल है उसके टर्म्स में। तो यहाँ पे एक हम इंटरवल आपको बताएंगे, मतलब हमें क्रिएट करना है। जैसे मान लो T1, तो T1 क्या होगा, x1 x2 xn का फंक्शन होगा। ऐसे एक T2 है जो x1 x2 xn का फंक्शन है। तो अब हम ये बोलेंगे कि जो नॉन पैरामीटर है वो इन दोनों जो एस्टिमेटर्स की जो वैल्यूज आएंगी उसके बीच में लाई करेगा। अब ये भी यहाँ भी क्योंकि एस्टिमेट कर रहे हैं आप, तो एग्जैक्टली तो हम बता नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या होगा कि कोई जरूरी नहीं कि जो आप बता रहे हो कि वो सही ही हो। तो यहाँ पे फिर एक वर्ड आता है कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट का, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि थीटा की वैल्यू, मतलब अननोन पैरामीटर की वैल्यू इस इंटरवल में आएगी, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। जैसे आप देखते हो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 90%, है ना, तो वो 90% जो वही कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट की वैल्यू है एक्चुअली। सो फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ऐसा लिखा है ना, फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल या फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरवल आप बता रहे हो एक्चुअली आप ये बोल रहे हो कि 99% प्रोबेबिलिटी है कि थीटा की वैल्यू उस इंटरवल में आएगी, एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी वो उस जो इंटरवल है आपका उसमें बिलोंग करेगी। सो ये एक्चुअली डेफिनेशन है, सिंपल अगर डेफिनेशन लिखूं मैं। अब यहाँ पे थोड़े से ये है कि देखो कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल यूनिक होगा, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, मान लो ऐसा हो सकता है कि ये T1 एक एस्टिमेटर है, T2 एस्टिमेटर है, थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये मान लो प्रोबेबिलिटी आ गया 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा क्या है, अल्फा कोई नंबर है 0 से 1 के बीच का, ठीक है, इस तरीके से। सो 1 माइनस अल्फा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा आपको इंटरवल मिले जहां पे प्रोबेबिलिटी 1 बाई अल्फा ही आएगी,
सो इस तरीके से बताने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल यूनिक नहीं होता है। तो ऐसे इन जनरल कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग है ना, वो होगा मतलब यूनिक नहीं होगा, लेंथ भी अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, मान लो जैसे नॉर्मल ही है फॉर एग्जांपल, जैसे ये थीटा है, तो जैसे अगर आप ये इंटरवल कंसीडर करोगे, मान लो ऐसा कि देखते होंगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक प्रोबेबिलिटी सपोज 90% है, मान लो ये है कि थीटा की वैल्यू, तो हो सकता है वन साइडेड कंसीडर करोगे, तो मान लो यहाँ से अगर दूसरे का मैं बात करूंगा तो आप देखते हो वो देखेंगे टू साइडेड इंटरवल, वन साइडेड इंटरवल, तो कि हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी ये भी 90% आए, ऐसा भी हो सकता है, या यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 90% आए। तो ये सब एक कॉन्फिडेंस इंटरवल ही है जिसका लेंथ अलग अलग होगा, बट ये सब सेम कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट के कॉन्फिडेंस इंटरवल हो सकते हैं। तो मतलब ऐसा, क्योंकि तुम एक इंटरवल बता रहे हो ना, तो ऐसे मिल सकता है ना कि दो इंटरवल में सेम प्रोबेबिलिटी आ जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंटरवल तो लेंथ अलग अलग होगा लेकिन प्रोबेबिलिटी सेम तो बना ही सकते हैं। तो ये चीज है, बट इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन में मैंने बताया, कोशिश की है कि बट आपको क्या करना है, दो एस्टिमेटर यहाँ पे ढूंढने हैं, है ना। यहाँ पे दो एस्टिमेटर क्या है, T1 है, T2 है, उसका हमने एक इंटरवल बनाया, ये वही इंटरवल जो आप नंबर लाइन में जानते हैं कि A, B इंटरवल, जहाँ A लेस देन B होगा। सो ये इंटरवल है और हम बोल रहे हैं कि थीटा की वैल्यू इसमें होगी, तो हम बोलेंगे ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अगर तो मैं अगर डेफिनेशन लिखूं कि ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, ठीक, तो ये है। अच्छा, तो हम लोग जो फाइंड करते हैं, जो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि नॉर्मल में म्यू का आता है क्या, x बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा बाई रूट n, ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है। तो जो हम लोग कैलकुलेट, जो एग्जाम में पूछा जाता है हमसे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू का क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर का क्या होगा, या किसी एक्सपोनेंशियल में थीटा का क्या होगा, तो जो इंटरवल हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग ट्राई करते हैं स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल कैलकुलेट करें, और वो यूनिक होगा। मतलब यहां जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट इंटरवल में, मान लो यही है वन साइडेड इंटरवल है, तो वन साइडेड इंटरवल का लेंथ कितना होगा, कोई भी वन साइडेड इंटरवल है उसका लेंथ क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, तो उसका इंटरवल का लेंथ इनफाइनाइट है। फिर जैसे टू साइडेड इंटरवल है तो उसका लेंथ फाइनाइट है, लेकिन एक फाइनाइट लेंथ का इंटरवल मिल जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% आ जाएगी, एक इनफाइनाइट लेंथ का या वन साइडेड इंटरवल मिल जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% आ जाएगी। सो दोनों हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है सेम कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट के, लेकिन दोनों का लेंथ डिफरेंट है। तो हम लोग जनरली जो टू साइडेड इंटरवल कैलकुलेट करते हैं वो मिनिमम लेंथ का कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब फाइंड करते हैं एक्चुअली, जो कॉन्फिडेंस जो हम फाइंड करते हैं स्पेशली नॉर्मल के लिए, तो हम जो फाइंड करते हैं, जो आप देखते हो वो मेन के अराउंड फाइंड करते हैं, तो वो स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है। और भी बहुत सारे इंटरवल हो सकते हैं उसी कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट के, लेकिन उसका लेंथ उससे ज्यादा होगा फिर, ठीक है। तो जो हम कैलकुलेट करेंगे वो ऐसा है। तो आप देखोगे बुक्स में जैसे डेफिनेशन रहता है तो ये लोग कुछ ऐसा लिखते हैं कि मान लो ऐसा है, लेट x1 x2 xn be a random sample from population containing a known parameter theta, मान लो ऐसा है, containing a known parameter theta, ठीक है, जो कि किसी पैरामीटर स्पेस में होगा। सो ठीक है, अब लेट t1, तो t1 का मतलब होता है कि ये फंक्शन ऑफ x1 x2 xn है, दिस एंड t2, सो जो कि हो गया x1 x2 xn, मतलब ये दोनों फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है, फ्री ऑफ पैरामीटर, विद एस्टिमेटर है या स्टैटिस्टिक्स है। तो दिस बी टू स्टैटिस्टिक्स है ना, या टू एस्टिमेटर्स है ना, स्टैटिस्टिक्स। अब तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, सो एन इंटरवल जो है आपका
कि T1 कॉमा T2, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज, क्या लिखेंगे, 101 माइनस अल्फा %। अब इसकी स्टोरी क्या है देखो, तो होता क्या है कि जैसे कहीं लिखा हुआ है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, एक्चुअली यहाँ पे जो नोटेशन हम लोग लेते हैं तो इसका मतलब होगा 101 माइनस अल्फा %। तो जब भी एग्जाम में अगर ऐसा कुछ दिया है यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो जो भी 90% होगा वो अल्फा नहीं है, 0 पॉइंट है ना, बच्चा गलती से क्या करता है वो अल्फा ले लेता है 0.09, ये 0.9 ले लेता है, तो वहाँ गलती हो जाती है। सो एक्चुअली जो नोटेशंस फॉलो करते हैं बुक्स भी या एग्जाम्स भी, वो ये नोटेशन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो है 90% मतलब 101 माइनस अल्फा %, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो 90 है वो इक्वल है 100 टाइम्स 1 माइनस अल्फा के, और इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस अल्फा एक्चुअली 90/100। डायरेक्टली भी आप बोल सकता था मैं इसको, तो इसको डायरेक्टली मैं 1 माइनस अल्फा भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज होता है अपॉन 100, ये परसेंटेज जो लिखा है इसका मतलब अपॉन 100, तो 100 कट जाएगा तो 1 माइनस अल्फा, तो मतलब 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 90% है। 90% का मतलब क्या, 90% का मतलब है 0.90। तो कहने का मतलब यहाँ से यही मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से कि 1 माइनस अल्फा आपका 0.90 है एक्चुअली, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो 0.10 होगी। तो जब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला गया है ना, तो वहाँ अल्फा एक्चुअली 0.10 है। जब आपको बोलेगा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो वहाँ अल्फा की एक्चुअल वैल्यू 0.05 आएगी, है ना, क्योंकि वो 1 माइनस अल्फा है। अगर 95% बोला है तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 0.95, ठीक है। तो ओके, तो हमारे पास क्या है कि डेफिनेशन वाली दिखाना नोट कर। हाँ ये भी लिख रहा हूँ। तो ये लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो, तो ये इंटरवल को बोले कॉन्फिडेंस इंटरवल। 90% का मतलब सर 90% बाहर जा जाएगा ना, मतलब नहीं 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो उस इंटरवल में है। देखो अच्छा यहाँ मैं लिख रहा हूँ, उसको बता देता हूँ। ये तो सर आपने उल्टा कर दिया, 1 माइनस करके सर। जी 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 जी, आप समझो जरा फिर से। जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मान लो आपका ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये एक्स एक्सिस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होगी। अगर 2 साइडेड है तो यहाँ अल्फा/2, यहाँ अल्फा/2 होगी। अगर 1 साइडेड है इंटरवल आपका, मान लो इस तरह से है, आप 1 साइडेड कॉन्फिडेंस, मान लो ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है सपोज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी। तो ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा, दिस इज आवर कॉन्फिडेंस इंटरवल। देखो फिर से, तो 90% किसको लिखा है मैंने, 1 माइनस अल्फा को लिखा है। फिर हाँ बोलो। ये जो अल्फा है इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। हाँ यस यस यस, ये टेस्टिंग में इसको यूज करूंगा मैं। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। यही टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी आएगी, अल्फा ही टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ अगर ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो आपका ये 1 माइनस अल्फा है, ये अल्फा है। तो इस तरह 3 तरह के इंटरवल हम कैलकुलेट करेंगे अभी हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। जैसे सिलेबस में क्या बोला है, जैसे सिलेबस अगर आप देखो तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें। तो इसमें आपको पढ़ना है कि यहाँ पे कौन सा और ओवरव्यू कैसे पहचानते हैं? नहीं वो लिखा होगा, डोंट वरी भी। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ से स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, पहले तो इसका डेफिनेशन जानना है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। फिर आपको जानना है कि कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या होता है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसे T1, T2 जो लिखा है मैंने, है ना, वो है कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 माइनस अल्फा है, अल्फा नहीं 1 माइनस अल्फा। और फिर आप ये तो डेफिनेशन समझ गए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है फॉर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल नॉर्मल है, तो नॉर्मल में 2 पैरामीटर है, तो म्यू और सिग्मा स्क्वायर। तो म्यू के लिए 3 इंटरवल फाइंड करेंगे हम जब सिग्मा स्क्वायर गिवन है। म्यू के लिए 3 इंटरवल फाइंड करेंगे हम जब सिग्मा स्क्वायर गिवन नहीं है, मतलब अननोन है। तो म्यू के लिए 6 इंटरवल हमारे पास आएगा, ठीक है ना। अभी मैं लिखूंगा, तो ये क्या बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल। सिमिलरली मैं सिग्मा स्क्वायर के लिए जब सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखूंगा, तो जब म्यू नोन है तो 3 इंटरवल आएगा, जब म्यू अननोन है तो 3 इंटरवल आएगा,
तो सिग्मा स्क्वायर के लिए भी 6 कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा, ठीक। फिर आगे क्या बोल रहा है, 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल। तो अब यहाँ पे 2 नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, एक है नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, दूसरा है नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर। तो इसमें मेनली जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाते हैं वो μ1 माइनस μ2 जो डिफरेंस ऑफ मीन है उसका कॉन्फिडेंस लेवल पे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया भी है। तो आपको उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैलकुलेट करना है। जो 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल लिखा है तो उसमें मेनली मुझे μ1 माइनस μ2 जो है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला डिराइव करना है। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी 3 केस आता है कि लाइक वेरिएंस इक्वल है, वेरिएंस अनइक्वल है, वेरिएंस नोन है, वेरिएंस अननोन है, तो अलग अलग फॉर्मूला बन के आएगा। तो अगर आपको ये याद है कैसे कैलकुलेट करते हो, तो याद नहीं भी है तो फटाक से कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ सेकंड में डिराइव हो जाएगा एक्चुअली कॉन्फिडेंस इंटरवल इजीली। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रख भी सकते हो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा ऐसे ही। फिर है कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, उसके बाद देखना है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एग्जाम में कोई चौथा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा जिसका कॉन्फिडेंस इंटरवल आपसे पूछेगा। तो एग्जाम में सिलेबस में चूंकि फिक्स कर दिया है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जो भी क्वेश्चन आएगा, या आप 23 का पेपर देख लो, 22 का देख लो, वो इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा। या तो यूनिवेरिएट नॉर्मल के पैरामीटर का पूछ रहा होगा, या 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल के पैरामीटर का पूछ रहा होगा, या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ रहा होगा। तो इन्हीं 3 डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस ऐसा कह रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें था, ठीक है जी। तो 3 ये बोल रहा था मैं, इसको बोलते हैं 2 साइडेड इंटरवल, इसको 1 साइडेड 1 साइडेड। तो 1 साइडेड में एक होता है लेफ्ट टेल्ड, एक राइट टेल्ड, ठीक है ना, इस तरीके से। सर एक बार वो स्लाइड पे कर दो। हाँ, इसको डेफिनेशन में कंप्लीट कर देता हूँ। नहीं तो मुझे डिफाइन करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल को और कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट को। सर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर लार्ज सैंपल ये तो नहीं है ना? नहीं, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर यहाँ पे है वही n, यहाँ पे n के टर्म्स में होगा, लार्ज सैंपल का नहीं है। यहाँ पे पैरामीटर का बात करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर्स। अच्छा, वीके रात में पहले इसने चैप्टर हाइपोथेसिस टेस्टिंग दिया है, उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया। 9, 10 चैप्टर इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग है और बाद में कॉन्फिडेंस इंटरवल है इनका। तो चैप्टर नंबर आई थिंक 11 है, इसमें देख लेता हूँ क्या है। हाँ, तो वीके रवायत में चैप्टर नंबर 11 है जो आज मैं करा रहा हूँ, वो वीके रवायत की बुक में चैप्टर नंबर 11 है, कॉन्फिडेंस एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। ओके, तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। देखो, तो ये लोग लिखते हैं ठीक है। चलो, तो हम जो बात अभी कर रहे हैं कॉन्फिडेंस में मैं स्मॉलेस्ट लेंथ इंटरवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कैन इंटरवल दिस इज कॉल्ड 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ एंड ओनली इफ, अच्छा किसका कॉन्फिडेंस इंटरवल, फॉर थीटा, मान लो थीटा को अननोन पैरामीटर है, इफ एंड ओनली इफ the probability that theta is more than equal to t1 less than equal to t2, this probability is 1 minus alpha, ठीक है, ये चीज है। for all theta belongs to parameter space। तो ये हो गया कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन कि मैं इस इंटरवल को 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलूंगा। ये नोटेशन है, लिखने का तरीका है, जैसे 90%, तो 90 ये है एक्चुअली, तो 1 माइनस अल्फा 0.9 होगा। 95% तो ये 95 है, तो मतलब 1 माइनस अल्फा 0.95 होगा, है ना, इस तरीके से। तो
percent confidence interval for theta if and only if theta more than equal to t1 less than equal to t2. This is 1 minus alpha for all theta belongs to this. And यहाँ पे और here 1 minus alpha is called confidence coefficient. ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट. तो 1 माइनस अल्फा को हम बोलेंगे कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट. किसी को डाउट है डेफिनेशन में? डेफिनेशन ओके है ना? जैसे एग्जांपल के लिए, अच्छा इस पे क्वेश्चंस भी आया हुआ है. जैसे मैं एक दो क्वेश्चंस तुम्हें कराता हूं कि वहां पे क्या कर रखा है, तुम्हें कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रखा है, n की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, वो मतलब सैंपल साइज पूछ रहा है. वो मैं करूंगा पहले थ्योरी, क्योंकि थ्योरी फिर आज लटक जाएगा. मैं थ्योरी इसके करा देता हूं, नहीं तो फिर क्या आप क्वेश्चन करने लगते हैं, फिर टाइम खत्म हो जाता है. तो अभी पहले डेफिनेशन समझ लो कि इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल बोल रहा हूं और इसको कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट बोल रहे हैं. डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि थीटा उस इंटरवल में होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है. तो इस तरह से अगर कोई इंटरवल है, सो थीटा की वैल्यू इसमें होने की, इस इंटरवल में होने की, ये t1 है, ये t2 है, तो ये अल्फा है, ऐसा समझ लो. तो ये टू साइडेड इसको बोलते हैं हम लोग. वन साइडेड लिखूंगा तो तुम्हें पता है वन साइडेड क्या होगा कि यहाँ मान लो t3 से इंफिनिटी हो जाएगी या माइनस इंफिनिटी से t4, तो वो वन साइडेड इंटरवल होगा. तो जैसे ये जो है, जैसे इस तरह का केस होगा कि ऑल्सो अगर मैं लिखूं कि मान लो माइनस इंफिनिटी से कोई t3 एस्टिमेटर है, दिस इज 1 minus alpha percent confidence interval for theta if and only if, same thing, probability theta less than equal to t3, this probability is equal to alpha for all theta belongs to parameter space. ये हो गया. ऐसे ही also अगर एक इंटरवल है, मान लो t4 से इंफिनिटी, this is 101 minus alpha percent कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इफ एंड ओनली. तो सिमिलर डेफिनेशन होगा, प्रोबेबिलिटी थीटा जो है इसमें होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि थीटा इज क्या, यहाँ से मोर देन इक्वल टू, सो मोर देन इक्वल टू t4, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस. ओके है. तो अभी डिफाइन किया मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट. होता क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ नोटेशंस आएगा, जैसे एक नोटेशन होगा जेड अल्फा, जेड अल्फा बाई 2, है ना, इस तरह के नोटेशंस आएंगे. तो ठीक है, ओके.
जैसे मैं तुमसे चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आसान सा, देखो इस तरह जैम में भी आए हैं हालांकि, फिर मैं इस नोटेशन पे आता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन 1 है कि लेट x1, x2 up to xn bit random sample from normal theta, 9, ठीक। अब क्या पूछ रहा है कि द इंटरवल द कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट फॉर द confidence interval x bar minus ठीक है 6/√n to x bar plus 6/√n is equal to क्या होगा? करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, वही लिखते हैं यहाँ पे, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस। बताओ जरा, यहाँ देता हूँ यूज, तुम्हें जरूरत पड़ेगी फाई की, ट्राई करो पहले, तुम लोग ट्राई करो। यूज फाई ऑफ -2 एज 0.0228। बताओ इसका आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। सर ये क्या 0.044 ऐसी आ रही है क्या? पता नहीं, 0.0456 0.9544 ऐसा कुछ आ रहा है, वो अल्फा आ रहा है सर, वो जो कह रहे हैं। तुम्हें बोला कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट पूछा है, मतलब इसमें पैरामीटर बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तुमसे ना। सर मतलब हमसे 1 माइनस अल्फा पूछ रहा है ना वो। हाँ, 1 में अल्फा होता क्या है पहले तो ये बताओ। तुम लोग काय कंफ्यूज हो, तुमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में होने की। अब वो क्या पूछ रहा है उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें ये बताना है कि थीटा की वैल्यू इसमें होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तुम्हें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, किसका? फॉर थीटा। थीटा के लिए तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। हाँ सर, एक्स बार से ठीक है ना, कैलकुलेट करके देखो तो यहाँ पे क्या करना है मुझे कि प्रोबेबिलिटी, पहले तो एक काम करो, क्या करना चाहिए मुझे, एक्स बार सब्ट्रैक्ट करो, लेफ्ट साइड, मिडल साइड, राइट साइड, सब में एक्स बार घटाओ, तो -6/√n थीटा माइनस एक्स बार, तीनों एक साथ है ना, तो 6/√n। सो एक्स बार हमने
लेफ्ट साइड, मिडल साइड, राइट साइड, तीनों में x बार सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिला मुझे। तो यहां से अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि उसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव साइन ही है तो सेम ही रहेगा। ये है। अब यहां से क्या करो कि प्रोबेबिलिटी, अब x बार का मेन थीटा ही होगा, x बार का वेरिएंस कितना आएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि जो x बार है एक्चुअली दैट x बार का जो मीन है वो थीटा है और जो वेरिएंस है वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई एन ना, 9/n ना, 9/n मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 3/√n। तो x बार माइनस थीटा दिस, तो क्या करो इसको डिवाइड करो 3/√n से, तो ये -2 और ये 2। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं, ठीक है ना, पेपर देखेंगे, पेपर क्वेश्चन में भी आया है वहां भी। तो अब आप यहां से क्या करो, इसकी ये तो खुद नॉर्मल था तो बाई स्टैंडर्डाइज, सेंट्रल लिमिट थ्योरम नहीं यूज रहा, लिमिट नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं स्टैंडर्ड, मतलब चूंकि ये नॉर्मल है ना, तो चूंकि ये नॉर्मल है तो इसका मीन और 3/√n ये स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट किया मैंने। तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z मोर देन -2 लेस देन इक्वल टू 2, सो 5 2 - 5 -2, सो 5 - 2 दे ही रखा है, तो 5 - 2 0.228 है। अच्छा इसको तुम्हारी मर्जी है ना, तुम 5 2 को लिख सकते हो 1 - 5 - 2, तो ये आ जाएगा 1 - 2 टाइम 5 of -2, सो 1 - 2 टाइम 0.0228। अब ये बताओ कितना आएगा, 0.9544। हाँ सही है सर, वही आ गया। तो ये आंसर है, मतलब अराउंड ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है अप्रॉक्स, है ना। सो दिस इज मतलब 95% प्रोबेबिलिटी है कि थीटा की जो वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में आएगी। तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ। और ये 1 - अल्फा है। किसी को डाउट है तो पूछो। अरे इसमें 5 2 कैसे आया सर, इसमें 5 2 आएगा ना, 5 2 तुमने ये पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इसको तुम क्या लिखते हो। यस सर, समझ गया सर। हाँ यही अप्लाई करना ना, थ्योरी जानना और अप्लाई करना भूल जाते हैं कई बार, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में रहता है चीजें डायरेक्टली। ये तो ये यूज किया मैंने, क्योंकि x है तो यहाँ CDF लिखा और z के CDF का स्पेशल नोटेशन फाई है, तो फाई इज CDF ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो इसलिए। और एक रिजल्ट और यूज किया मैंने यहाँ पे कि फाई ऑफ -k बराबर 1 - 5k, तो ये यूज किया। फाई क्या है, फाई इज CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ऐसे सीखना है, एक एक करके सीखना है ना आपको, तो ऐसे करके आपको समझना है, तो ठीक है। तो ये सब यूज हुआ यहाँ पे। आगे आते हैं, तो हम ये नोटेशन बता रहे थे, ठीक है। तो नोटेशन में आगे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले कुछ टर्म बताता हूँ। तो अब एक टर्म आता, हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन हम अभी जानेंगे। एक आता है एंसिलरी स्टैटिस्टिक, लिख देता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। और एक अभी आएगा पाइवोटल क्वांटिटी, तो हमारे लिए काम का लास्ट वाला है। इन तीनों का लिखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या था, तो बताओ। स्टैटिस्टिक्स मतलब एस्टिमेटर, क्या डेफिनेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, मतलब ये बताओ स्टैटिस्टिक्स।
quantity which is free from unknown parameter. ये होगा अ फंक्शन ऑफ, हाँ Sample, हाँ, फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है ना, दैट इज फ्री ऑफ पैरामीटर, दैट इज फ्री फ्रॉम, ये सब डेफिनेशन है, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन पहले क्लियर हो तुम्हें। सो दैट इज फ्री फ्रॉम अननोन पैरामीटर, अननोन पैरामीटर्स। ठीक, एग्जांपल के लिए x बार इज स्टैटिस्टिक्स बट x बार माइनस थीटा अपॉन 1/√10 जो मैं लिख रहा था भैया, सिग्मा/√10, दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। when theta is unknown parameter, क्लियर है किसी को डेफिनेशन? ये पहले भी लिखा था हमने जब हम सैम्पलिंग स्टार्ट कर रहे थे। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, और स्टैटिस्टिक्स ही एस्टिमेटर बनता है, ठीक है ना। तो एक फंक्शन, अब हो सकता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसी पैरामीटर पे डिपेंड करता हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बस ये कह रहा है कि एक फंक्शन x1 x2 xn का उस फंक्शन के अंदर थीटा नहीं है। जैसे यहाँ फंक्शन के अंदर थीटा आ गया तो इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, यहाँ थीटा नहीं है, जस्ट ये 1/n समेशन xi है, तो इसलिए एस्टिमेटर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि उसमें, है ना, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है पैरामीटर हो या हो सकता है पैरामीटर ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे x बार है, अब नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर में x बार का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर में, पैरामीटर है वहां पे। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि x बार एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो क्वेश्चन एंसिलरी का डेफिनेशन क्या है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसमें वही है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्री ऑफ थीटा होगा। हाँ, तो खुद भी फ्री ऑफ थीटा होगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी फ्री ऑफ थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक एस्टिमेटर है, पहले तो स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैटिस्टिक्स होने के लिए ये एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर कोई अननोन पैरामीटर नहीं है। फिर उस फंक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा, तो मतलब ये एक रैंडम वेरिएबल है ना, स्टैटिस्टिक्स इज रैंडम वेरिएबल, तो जिसमें कोई मतलब अननोन पैरामीटर नहीं है। और एंसिलरी स्टैट मतलब ये कि वो खुद स्टैटिस्टिक्स है, मतलब उसके फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई अननोन पैरामीटर नहीं होगा। जैसे मान लो नॉर्मल 0 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से chi स्क्वायर n आ गया, इस तरह से यहाँ अननोन पैरामीटर नहीं होगा, n वहाँ फिक्स रहता है ना बच्चों। तो इस तरीके से, तो ये क्या होगा कि अ स्टैटिस्टिक्स या एन एस्टिमेटर, तो स्टैटिस्टिक्स ये कवर हो गया, whose distribution does not depend on unknown parameter। ठीक है, ऐसे सिलेबस में ये नाम है नहीं, जैम के सिलेबस में यूज नहीं किया है नाम, गेट में है, गेट में है। ओके, अब नेक्स्ट आता है पाइवोट क्वांटिटी, पाइवोटल क्वांटिटी, जिसकी हमें अभी जरूरत है। तो ये हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने में, तो इसके हेल्प से हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल पाएंगे। तो क्या है इसका डेफिनेशन, तो बताओ पाइवोटल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है? तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल बता दीजिए स्टैटिस्टिक्स का। जी जी जी, जैसे तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने देखा था, x बार था इस वाले में, और एग्जांपल आप देखेंगे जैसे कुछ भी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये सब स्टैटिस्टिक्स के एग्जांपल है। इनफैक्ट rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये सब एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल। जैसे मान लीजिए इफ x बिलोंग्स टू, चलो जैसे एग्जांपल के लिए सैंपल आपका है x1, तो ठीक है इसको मैं हटा के, तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक सैंपल है कि x1, x2 अप टू xn आर रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म थीटा, थीटा प्लस 1। ठीक है जी, तो देखिए इस केस में, तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि देन बताओ जी, एक्स आईज जो है वो यूनिफॉर्म थीटा, थीटा प्लस 1 है।
तो उस केस में जो x बार आया होगा, मान लो यहां से मैं बात करूं, क्या लगता है x बार का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा पे डिपेंड करेगा कि नहीं? ये थोड़ा मुश्किल हो गया तो थोड़ा आसान से बता देता हूं। देखो जैसे यहां पे अगर आप देखोगे ऑब्वियसली होगा ना, या हाँ यहाँ पे ऐसा काम करो, हाँ एक्स आई माइनस थीटा, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म 0 1। एक्चुअली ये जो है ना, तो यहां से ये समझो अब आप कि अच्छा ये खुद स्टैटिस्टिक्स नहीं है, अभी ये स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है, तो ये नहीं बोल सकते ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है। ये जो x1 माइनस थीटा है ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें पैरामीटर आ गया ना, तो स्टैटिस्टिक्स से नहीं है। तो ये एग्जाम, हाँ पाइवोटल क्वांटिटी जैसे ट्रीट कर सकते हैं। हाँ ये पाइवोटल क्वांटिटी होगा या इसके टर्म्स में यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं जो एग्जांपल बना रहा हूँ दूसरा एग्जांपल बनाता हूँ, ये थोड़ा सुटेबल एग्जांपल नहीं है, ये आगे यूज करूंगा इसको मैं। तो दूसरा एग्जांपल देखो, x1 x2 xn ये एक्सपोनेंशियल है, मान लो मैं लिख दूं अगर इसका पीडीएफ है, दे आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल जिसका पीडीएफ है, चलो मान लो क्या लिखूं मैं, थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स एक्स मोर देन 0। अब देखो, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो पहली बात तो मैं ये बताऊं आपको इस केस में, देन x1 एंड xn, ठीक है ना, दे आर नॉट एंसिलरी। क्यों? एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं होगा? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मुझे कैसे पता चला कि एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स नहीं है ये? हाँ, अगर आप पीडीएफ निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, अगर आप पीडीएफ फाइंड करेंगे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें थीटा आएगा उसके पीडीएफ में, ठीक। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, दिस इज एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ऐसा होगा ये। सो ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स होगा। कैसे बताओ? ये जो फंक्शन है फ्री फॉर्म पैरामीटर होगा और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ये फ्री फॉर्म पैरामीटर आएगा। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा एक्चुअली कि यहाँ पे होना क्या है, देखो तुम इसको लिख सकते हो, ये जो मैंने लिखा है कि, तो अभी इसको हटा दो, इसके आगे यूज करेंगे इसको हम। यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं y नाम देता हूँ थीटा x को, तो बताओ इसमें थीटा x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? अगर मैं y नाम देता हूँ थीटा x को, तो थीटा x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल 1 आएगा। तो जो yi है थीटा टाइम xi ले लिया मैंने, तो यहाँ जो y का फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो थीटा टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा, जो yn है वो थीटा टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा। और है ना, तो ये दो इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन तुम निकालोगे ना। अब चेक करो क्या y1 जो है, y1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल n आएगा, ठीक है, क्योंकि yi एक्सपोनेंशियल 1 है ना, तो y1 का एक्सपोनेंशियल n आएगा। तो क्या मैं y1 को बोल सकता हूं कि ये एंसिलरी है? तो अगर मैं yi अलग सैंपल कंसीडर करता हूं तब बोल सकता हूं, ठीक है ना, तो yi को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x1 को छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ मतलब उसको हटाना। तो यहाँ मैं पॉइंट पे आता हूँ सीधा सीधा। देखो, तो ये जो x1 अपॉन xn है, इसको मैं अगर ये लिखता हूं अपनी मर्जी से, और चूंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ पैरामीटर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी फ्री ऑफ पैरामीटर, तो है तो यही चीज ना ये, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ थीटा आएगा।
इसका जो क्योंकि इसका फ्री ऑफ पैरामीटर, इसका फ्री ऑफ पैरामीटर, ये एक्सपोनेंशियल है ना, ये भी कुछ होगा, तो जो रेशियो आएगा उसमें थीटा कहीं नहीं आएगा। और इसके यहाँ भी थीटा नहीं है, तो मैं थीटा दिखाने के मैं लिखा दूं, कैंसिल कर दो, थीटा है नहीं यहाँ पे, बस समझाने के मैं लिखा है, तो यहाँ भी थीटा नहीं है। तो पहली बात ये एस्टिमेटर है, पहली बात तो ये एस्टिमेटर है, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स है, एंसिलरी एस्टिमेटर है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। हाँ, इसका एसएच पर्पस क्या है कि हम एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स निकाल क्यों रहे हैं? हाँ, इसका एक्चुअली हमारा जैम में इसका कोई काम नहीं है, गेट में काम है इसका। हाँ, रोज की भी गिवन है, बाकी किसी बुक में भी नहीं है, एसएमएस वगैरह में भी। हाँ, तो एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स का यूज जो होता है वो, एक तो गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसमें बसूस थ्योरम जो कहता है कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर और एंसिलरी एस्टिमेटर दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और फिर कंप्लीट सफिशिएंट, मिनिमल सफिशिएंट होता है। तो मिनिमल सफिशिएंट भी एक टॉपिक गेट में है, तो यहाँ नहीं है, वो गेट में है। तो इसका मेनली यूज वही आगे जाके वो बसूस थ्योरम और ये सब है ना, उसमें है लिटरेचर में, इसका आगे जाके और यूज है, डिफरेंट चीजें कैलकुलेट कर सकते हो वहां से, तो वो गेट में है। ये जैम में इसका कोई काम नहीं, लेकिन मैं बता दूं जैम में ये क्वेश्चन आ चुका है, जो मैं अभी कैलकुलेट किया हूं ना, जब पीवाईक्यू कराऊंगा तब याद आएगा। तो ये जैम में ऑलरेडी इसने एस्टिमेटर नाम नहीं लिया है, वो ये पूछा हुआ है जैम में, तो ये क्वेश्चन जैम में आ चुका है एक्चुअली। तो उसने बस पूछा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, एक ऑप्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, इस तरह से पूछा हुआ है। कहीं ना कहीं आर अपॉन एस वाला कोई क्वेश्चन अगर याद हो देखना, तो ये है। तो ये इस तरह, तो यही चीज है वहां पे। तो ये आएगा अभी जब पीवाईक्यू ईयर वाइज सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ही कहीं ना कहीं इस तरीके से। एनीवे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जैम में, मेनली हमारे लिए काम का क्या है, तो बस डिफरेंस बता रहा था कि स्टैटिस्टिक्स है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री हो, ये स्टैटिस्टिक्स मतलब फंक्शन ऑफ वो है। अब आता है पाइवटल क्वांटिटी, जिसकी हमें जरूरत है। तो व्हाट इज पाइवटल क्वांटिटी? सो पाइवटल क्वांटिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? सर ये एक क्वांटिटी है जिसका जो फंक्शन है सैंपल का और अननोन पैरामीटर का, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ पैरामीटर होता है। फंक्शन ऑफ x1 x2 xn as well as एक फंक्शन है या which also contain थीटा, ये लिख लो, ऐसे लिख लो। मतलब एक फंक्शन है रैंडम सैंपल का इंक्लूडिंग पैरामीटर, उसमें पैरामीटर भी आएगा पाइवटल क्वांटिटी में, whose डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, जिसका whose डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ अननोन पैरामीटर, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अननोन पैरामीटर से फ्री हो जाए। ठीक है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो मैं एक सैंपल लेता हूं x1 x2 xn, लेट्स से इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, जहां दोनों अननोन है, मान लो वेयर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर बोथ अननोन। हाँ, पाइवटल क्वांटिटी स्टैटिस्टिक्स नहीं है एक्चुअली, ये एस्टिमेटर नहीं हो सकता कभी। पाइवटल क्वांटिटी इज नॉट एस्टिमेटर एक्चुअली। सो हाँ, ये एस्टिमेटर ही नहीं है, स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है, एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स है। तो ठीक है, सो पाइवटल क्वांटिटी कैन नॉट बी एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है, तो एंसिलरी तो बाद में आएगा, पहले इट इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स। तो ये है। सो or you can say estimator. This is not estimator actually, this is used to find confidence interval, ये estimator नहीं है। तो pivotal quantity कभी estimator के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा।
क्योंकि एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोई अननोन पैरामीटर नहीं होनी चाहिए उस फंक्शन में। जैसे मैंने लिया x1 x2 xn है, ठीक। तो एग्जांपल देखो, जैसे मैं अगर लिखूं कि एक्सपोनेंशियल थीटा के लिए भी लिख सकता था मैं, देख लो यहाँ पे। सो x बार इज, क्या x बार पाइवोटल क्वांटिटी होगा? नहीं सर। सो दिस इज नॉट अ पाइवोटल क्वांटिटी, क्योंकि इसमें थीटा नहीं, अननोन पैरामीटर नहीं है। बट जैसे मैं लिखूं x बार माइनस म्यू, ये हो सकता है, या 1/√n फॉर एग्जांपल, क्या ये पाइवोटल क्वांटिटी हो सकता है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा मैं उसको फिक्स कर देता हूँ, 1 मिनट। चलो σ/√n ये कर देता हूँ, x बार माइनस म्यू अपॉन σ/√n, ये क्या होगा? पाइवोटल क्वांटिटी हो सकता है ना? अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? नॉर्मल 0 1, ठीक है ना? तो अब ये पाइवोटल क्वांटिटी नॉर्मल 0 1 है इसका, तो ये पाइवोटल क्वांटिटी होगा। सो दिस इज अ पाइवोटल क्वांटिटी एक्चुअली, ठीक है। तो ये पाइवोटल क्वांटिटी नहीं है, ये एस्टिमेटर है, ये एस्टिमेटर नहीं है, पाइवोटल क्वांटिटी है। तो मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ, ये वाला एग्जांपल, अभी इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ। देखो तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में भी है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, तो उसके पहले मुझे पाइवोटल क्वांटिटी फाइंड करना होगा, जो मुझे हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने में। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा था अभी कि रैंडम सैंपल है, दे आर एक्सपोनेंशियल थीटा, जहां पीडीएफ अभी मैंने लिया हुआ है थीटा e की पावर माइनस थीटा x x मोर देन 0। तो यहां मैंने ये कहा था कि x दिस इज एस्टिमेटर, ठीक, दिस इज नॉट एंसिलरी, है ना, एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स। अब यहां पे क्या होगा एक्चुअली कि अगर तुम 2 थीटा एक्स आई इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो क्या आएगा? जैसे उसने बताए थे, 1 मिनट, जैसे मैं थीटा एक्स आई से स्टार्ट करता हूं, सो थीटा टाइम एक्स आई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल 1। हाँ, तो ये है एक्सपोनेंशियल 1, और 2 थीटा एक्स आई एक्सपोनेंशियल हाफ। हाँ, एक्सपोनेंशियल हाफ विच इज सेम एज काई स्क्वायर 2। तो अगर यहाँ पे मैं समेशन लगा दूं 2 थीटा समेशन एक्स आई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? हाँ, काई स्क्वायर एन हो गया आपका। तो ये जो क्वांटिटी मैंने लिखा है अभी कि क्या काई स्क्वायर 2n, हाँ सॉरी यस यस, तो n 2 to 2 ऐड होगा n टाइम, तो काई स्क्वायर 2n हो गया। तो ये जो क्वांटिटी है इस वाले एग्जांपल में, सो जो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है x1 x2 अप टू xn, दे आर रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल थीटा। तो ये जो मैंने यूज किया है 2 थीटा समेशन xi, सो देखो ये फंक्शन ऑफ x1 x2 xn है इंक्लूडिंग थीटा, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज अ पाइवोटल क्वांटिटी। सो दिस इज अ पाइवोटल क्वांटिटी, ठीक है। सो दिस इज नाइदर एन एस्टिमेटर नॉट एंसिलरी। तो एंसिलरी होने के लिए पहले तो एस्टिमेटर होना पड़ेगा या स्टैटिस्टिक्स होना पड़ेगा, तो पहले उसको स्टैटिस्टिक्स होना पड़ेगा, तब जाके वो एंसिलरी बन सकता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है, है ना, बट इट इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो सिंपल यही है कि पाइवोटल क्वांटिटी क्या फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल इंक्लूडिंग पैरामीटर है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री हो जाना चाहिए। तो जैसे अभी मैं प्रूफ जो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालूंगा इसका मैं, तो इसको ही यूज करूंगा एज अ पाइवोटल क्वांटिटी, और इसी के टर्म में हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा। जिनको याद होगा उनको पता भी होगा, तो इसी के टर्म में हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा। अच्छा, अब दूसरे तो ये तो पाइवोटल क्वांटिटी डिसाइड करना। अब देखो जरा मैं डिसाइड बताता हूँ तुम्हें। तो जैसे नोटेशन पे आने से पहले हमारे सिलेबस में क्या क्या है? हमारे सिलेबस में है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए,
और है एक्सपोनेंशियल थीटा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हमारे पास मतलब पॉपुलेशन है। तो यहां पे तुमने क्या देखा कि जैसे अगर पीडीएफ मेरा थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स है, तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि 2 थीटा समेशन एक्स आई जो होगा आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज पाइवटल क्वांटिटी। अभी कैलकुलेट किया हमने। अगर मैं पीडीएफ लेता हूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी घुमा देता है कि अगर मैं पीडीएफ लेता हूं ये, तो मेरा क्या होगा पाइवटल क्वांटिटी इस केस में क्या चेंज आएगा? सर वो 2/1 मतलब बेसिकली 2/3 हो जाएगा। हाँ, मतलब थीटा जैसे 1 बाई थीटा बन गया ना, तो यहाँ भी थीटा 1 बाई थीटा हो जाएगा। सो 2 अपॉन थीटा समेशन एक्स आई। सो दिस इज अ पाइवटल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाइवटल क्वांटिटी। नॉर्मल में आ जाओ। तो पहले व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, जब सिग्मा स्क्वायर नोन है, मतलब सिग्मा स्क्वायर कोई कांस्टेंट है, तो बताओ पाइवटल क्वांटिटी मतलब x1 x2 xn इंक्लूडिंग म्यू, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो म्यू से। सब म्यू नोन है। नहीं, म्यू अननोन है, म्यू का ढूंढ रहा हूं मैं। सिग्मा स्क्वायर नोन है एंड म्यू इज अननोन। अच्छा म्यू नोन है। हाँ, तो पाइवटल क्वांटिटी क्या होगा? x बार माइनस म्यू सिग्मा बाय रूट n। सो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 1, इसीलिए जैसे इसका है ना, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन था। सो दिस इज काई स्क्वायर 2n, इसमें थीटा नहीं है। दिस इज आल्सो काई स्क्वायर 2n, काई स्क्वायर 2n ही आएगा। सो दिस इज नॉर्मल 0 1। तो ये जो क्वांटिटी है मेरे लिए, सिग्मा नोन है, सिग्मा स्क्वायर कोई नंबर होगा, मान लो 2 दे दिया, 4 दे दिया, कुछ दे देगा, तो ये दिस इज द पाइवटल क्वांटिटी। सो ये जो हमारा है, दिस इज पाइवटल क्वांटिटी। अब जैसे अगर मान लो इसमें दोनों अननोन हो जाए, व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन एंड म्यू इज आल्सो अननोन, या उससे पहले मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूं, रुको। जब सिग्मा स्क्वायर अननोन हो जाए, अननोन है एंड म्यू इज नोन, तो पाइवटल क्वांटिटी क्या बनेगी? तो टी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा अननोन है? सिग्मा स्क्वायर अननोन हो गया, तो मुझे सिग्मा स्क्वायर के लिए बनाना पड़ेगा एस यूज करना पड़ेगा। x बार माइनस म्यू अपॉन s बाई रूट n। हाँ यस। सो ये जो क्वांटिटी आएगी, लेकिन यहाँ तो म्यू नोन है। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। यहाँ आएगा 1 बाई n माइनस 1 समेशन एक्स आई माइनस म्यू नोन है ना, म्यू नोन है। सो यहाँ तो म्यू नोन है, म्यू नोन है ना, सिग्मा स्क्वायर अननोन है, म्यू तो नोन है। तो म्यू को म्यू नोन मतलब म्यू कांस्टेंट है, म्यू की वैल्यू 2 दे दो, मान लो तुम पुट कर लो 2, तो एक्स आई माइनस 2 इस तरह से ये होगा, म्यू नोन है ना। तो अभी ये फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है, लेकिन ये क्या है एक्चुअली? अभी फिर भी देखो ये नोन है, तो ये इसमें कोई पैरामीटर नहीं है अभी ये स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली, अभी ये स्टैटिस्टिक्स है। पाइवटल क्वांटिटी, हाँ, तो इसको तुम सिग्मा से डिवाइड कर लो, इसको यहाँ पे सिग्मा लगा दो। तो अब क्या करोगे, एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब देखो, अब ये स्टैटिस्टिक्स नहीं रहा, क्योंकि म्यू अननोन है और म्यू आ गया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? n माइनस 1 क्यों होगा? n हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल 0 1, नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1 का समेशन। अच्छा, इसकी जरूरत क्या है, सॉरी, तो इसकी जरूरत नहीं थी एक्चुअली, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो दिस इज काई स्क्वायर n, वो 1 बाई n माइनस 1 की जरूरत नहीं है हमें। स्टैटिस्टिक्स है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो जाए, उसके वजह से थोड़ा यहाँ चेंज आ जाएगा, तो ये वो हटाना पड़ेगा मुझे। हाँ, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n है। सो दिस इज पाइवटल क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एक अननोन पैरामीटर म्यू सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा है एक्चुअली, अननोन पैरामीटर है, और इसका फंक्शन जो है सिग्मा से इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैरामीटर से इंडिपेंडेंट है। सो मींस दिस इज पाइवटल क्वांटिटी।
ओके, सो ये पाइवोटल क्वांटिटी है। तो अभी मैंने क्या किया, जब सिग्मा स्क्वायर नोन था तो सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट, म्यू अननोन, तो यहाँ नोन अवेलेबल है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो पाइवोटल क्वांटिटी हो सकता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है पैरामीटर से। इसमें और तुम अगर चेंजेस लाओ, जैसे अभी मैं अगर दोनों अननोन हो जाए, जैसे व्हेन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर बोथ अननोन, अब बताओ तो क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, दोनों अननोन है ना, तो कोई बात नहीं, x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, लेकिन तुम्हें देखना है किसके लिए तुम फाइंड करोगे, है ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अभी, सिग्मा अननोन है, कोई बात नहीं, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, दोनों अननोन है, अभी तो नॉर्मल 0 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी वर्क करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे तो वहां इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब म्यू का इंटरवल निकालोगे तो सिग्मा उसमें आ जाएगा, तो सिग्मा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, क्योंकि सिग्मा खुद अननोन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब म्यू का फाइंड कर रहे होंगे कॉन्फिडेंस लेवल, तो सिग्मा को एस्टिमेट कर देंगे कैपिटल एस से, जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग एस्टिमेट कर रहे होंगे तो उस केस में मैं जो कंसीडर करूंगा, या बुक में जो कंसीडर करते हैं, s बाई रूट एन। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, ये आएगा tn माइनस 1 आएगा एक्चुअली, और तो ये तब है जब मैं म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालूंगा तब इसको यूज करूंगा। अगर मैं सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहा हूं तो मैं यूज करूंगा इसको, किसको, समेशन xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। बोलो, दिस इज नथिंग बट n माइनस 1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये वही है, ध्यान से देखो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, हाँ n माइनस 1। तो ये मैं यूज करूंगा एज पाइवोटल क्वांटिटी जब मुझे सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होगा, तो उसमें कोई और अननोन नहीं आएगा ना, क्योंकि ऐसा होगा, क्योंकि ये यूजफुल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों अननोन है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आता है वो स्टैटिस्टिक्स के टर्म में आता है, अननोन पैरामीटर के टर्म में नहीं आता है, तो इसलिए ये यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो एक बैकग्राउंड हो गया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास यही तो डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मान लो 2 पैरामीटर नॉर्मल था, जैसे अब इसमें था ना 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन, तो उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। सो जब हमारे पास मान लो एक सैंपल है x1 x2 xn, नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, और दूसरा है y1 y2 ym m साइज का, ये है नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर, और ये दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल है, मतलब ईच रैंडम वेरिएबल दूसरे सैंपल इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो x बार माइनस y बार है ना, माइनस क्या होगा μ1 माइनस μ2 अपॉन, अब फिर से डिपेंड करता है, जैसे अभी मैं जब बना रहा था कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा कर लो कि सिग्मा स्क्वायर बाई इसका वेरिएंस कितना आएगा, वेरिएंस कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई हाँ सिग्मा 1 स्क्वायर, हाँ n सिग्मा 2 स्क्वायर बाई m, या n1 n2 ले सकता था मैं चाहता तो यहाँ मैं n1 साइज ले लेता, यहाँ पे n2 ले लेता, तो यहाँ n1 हो जाता, यहाँ n2 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, नॉर्मल 0 1, लेकिन ये यूज नहीं होगा एज अ पाइवोटल क्वांटिटी विद द सेम रीजन, जैसे ये यूज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ फिर से प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मैं μ1 माइनस μ2 को μ2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहा हूँ तो वो इसके टर्म में आ जाएगा, यहाँ खुद ये दोनों अननोन हो सकता है, तो अगर नोन है तो ठीक है फिर यूज कर लेंगे, अगर अननोन होगा तो इसके जगह s1 स्क्वायर इसकी जगह s2 स्क्वायर रखेंगे, तो वैसा है। तो ये एक आइडिया है जिसको मैं यूज करूंगा कॉन्फिडेंस लेवल फाइंड करने के लिए, ठीक है। और भी इसमें चेंजेस आ सकते हैं, यहाँ x बार है ना, x1 बार x2 बार कर देंगे अगर मुझे इसका निकालना हो, लेकिन जरूरत नहीं है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल निकालने की जरूरत नहीं है, मेनली यहाँ μ1 माइनस μ2 का निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंट केसेस हैं कि लाइक तुम्हें याद होगा अगर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल है या डिफरेंट है अननोन है तो पुल्ड वेरिएंस से सब की जरूरत पड़ती है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ।
तो अभी क्या देखा हमने, अभी तक क्या डिस्कस किया है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन क्या है, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या है, फिर पाइवटल क्वांटिटी क्या है, ये 3 चीजें डिस्कस की हमने। अब हमें क्वेश्चन है कि जैसे पहला था, तो मैं स्टार्ट करता हूँ किससे, एक्सपोनेंशियल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिलेबस ने कहा है ना, सिलेबस ने क्या कहा कि आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है। इसने कहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको कैलकुलेट करना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए भी और आएंगे भी, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है पैरामीटर्स का। किसके पैरामीटर्स का, यूनिट नॉर्मल का, 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल का और एक्सपोनेंशियल का। तो अभी टाइम चूंकि कम है तो इतने देर में एक्सपोनेंशियल का कैलकुलेट कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और दूंगा मैं इस पे, तो उसमें हम यूनिवेरिएट नॉर्मल और 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल दोनों के पैरामीटर्स का कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। फिर वैसे भी वे सारे PYQ से बेस्ड हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अभी एक्सपोनेंशियल का डिस्कस कर लेते हैं। बता तो दिया ही मैंने, देखो तो होगा क्या, तो यहाँ पे आएगा कुछ नोटेशंस, है ना। तो मैं ये बोलना चाहूँ जैसे नोटेशन क्या है, जैसे जेड अल्फा आएगा, है ना। एक नोटेशन आएगा काई स्क्वायर n, मान लो आएगा अल्फा सपोज, तो इसका मीनिंग क्या है, यही दोनों आएगा, या एक आएगा टी n-1 अल्फा, मतलब उधर चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे पीछे कर सकते हैं। मेन इसका मतलब क्या है, इन तीनों का मीनिंग क्या है। तो डिफरेंट बुक में इनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। तुम्हें देखना है कि एग्जाम में क्या है, एग्जाम के फर्स्ट पेज पे इसका मीनिंग लिखा रहता है कि इसका क्या मीनिंग है, नोटेशन का मतलब क्या है। तो जैसे जेड है, तुम ऐसे फील आ रहा होगा तो स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा, तो है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल केस में तो इकाई स्क्वायर टी, तो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना, नॉर्मल 0 1 काई स्क्वायर और टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे जेड अल्फा का मतलब क्या होगा, तुम स्टैंडर्ड नॉर्मल का PDF का ग्राफ बनाओ, यहाँ 0 है तुम्हारा, ठीक, बीच में। अब तो ये एक नंबर है, ये सब जो लिखा है ना, ये कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी 1.2 आ जाएगी, कभी 2 आ, कभी 3, मतलब कोई नंबर है। सो एक्चुअली पहली बात है, ये सब कोई एक्स एक्सिस पे कोई नंबर्स हैं, या रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है। सब रैंडम वेरिएबल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे होता है ना रैंडम, क्या बोलते हैं उसे, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं, तो x1 x2 xn का होता है। तो ये एक्स एक्सिस के कोई पॉइंट्स हैं, ये एक्स एक्सिस में कोई नंबर्स हैं। तो ये पहले तो ये सब नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स हैं। कौन से नंबर है, जैसे मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, मान लो मैं बोलता हूँ कि ये जो नंबर है ये जेड अल्फा है सपोज, तो इसका क्या मीनिंग है, मतलब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, जेड अल्फा कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सो जेड अल्फा मेरा ये है, पॉजिटिव साइड जेड अल्फा, यही चीजें चूंकि सिमेट्रिक होगी तो यहाँ होगा माइनस जेड अल्फा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जेड अल्फा के होने से क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ मेनली तुम्हें यही देखना है कि इसका नोटेशन, जैसे मान लो बोलेगा दिस इज अ कांस्टेंट या नंबर, दिस इज अ नंबर सच दैट, और ये लाइन जो मैं लिख रहा हूँ ये जैम में तुम देखना पेपर के पहले पेज पे लिखा रहता है इन तीनों का मीनिंग। तो वहां पे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी, अब सिर्फ जेड लिख रहा हूं, तो अगर मैं सिर्फ जेड लिख रहा हूं मतलब वो रैंडम वेरिएबल है, और जेड अल्फा लिख रहा हूं मतलब वो नंबर है, फिक्स नंबर और अल्फा का करस्पॉन्डिंग। अल्फा क्या है, वही 1 माइनस अल्फा जो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट था, तो अल्फा 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है। तो ठीक है ना, इसका क्या मतलब होगा, जेड मोर देन जेड अल्फा। तो यहाँ तुम्हें क्या समझ रहे हो, ये कुछ वैसा है कि जेड मोर देन 2, वैसा लिख रहा हूँ एक्चुअली, ये मतलब होगा कि तो जेड अल्फा कोई फिक्स नंबर है। तो ये क्या लिखना चाह रहा हूं मैं कि जेड तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, जो जेड मैं यूज कर रहा हूँ जेड इज नॉर्मल 0 1, ठीक है। तो जेड मोर देन क्या लेते हो आप लोग, जिन लोगों को याद है क्या लेते हो आप लोग, ये तो प्रसन्ना साहू में तो लेफ्ट साइड वाला दे रखा है, हाँ वीकर वाथी में दूसरा दे रखा है, वीकर वाथी में हाँ राइट साइड में। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम पे, ठीक है ना। तो जनरली जो मैं फॉलो करूंगा नोटेशन, तो वह वीकर वाथी वाला फॉलो करूंगा, प्रसन्ना साहू वाला नहीं। तो उसका है ना, तो वो डिपेंड करता है नोटेशन क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये है कि जो मैं जेड अल्फा लिख रहा हूं तो वीकर वाथी में जेड अल्फा है, और उसका मतलब प्रसन्ना साहू में जेड 1 माइनस अल्फा से है एक्चुअली। तो जहां प्रसन्ना साहू में जेड 1 माइनस अल्फा लिखा होगा उसका मतलब जेड अल्फा है, या जहां जेड अल्फा लिखा है तो उसका मतलब जेड 1 माइनस अल्फा है वीकर वाथी के टर्म में। तो नोटेशन पलट गया, दोनों का अपोजिट कर दिया, तो उस तरीके से है। तो यहाँ पे पहले को नोटेशन समझना है। तो ये एक नंबर है जिसका मतलब ये हो गया कि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी मैं अल्फा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं ये कंसिडर करूंगा, ये नोटेशन लेके चलूंगा आगे, है ना, इस तरीके से। उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से भी सारी कैलकुलेशंस होंगी। सो वीकर-वाथी या जो कैसेला-बर्गर है वो सब यही नोटेशन फॉलो करता है ना। वीकर-वाथी का यही है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, कैसेला-बर्गर का जो है ये नोटेशन इसका भी होगा, है ना।
तो सेम नोटेशन वी के लिए होता है, कैसे का सेम नोटेशन है इसके लिए, जेड अल्फा के लिए। ओके देखो तो क्या है कि ये अल्फा हो गया। सिमिलरली दिस इज अ नंबर सच दैट, तो ये काई स्क्वायर है और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में 1 और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक्सपोनेंशियल जैसा दिखता है। 2 पे तो एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल ही है। जब काई स्क्वायर 2 जो है तो एक्सपोनेंशियल विद मीन 2 है, ये एक्सपोनेंशियल हाफ है, तो उसका ग्राफ तो वैसा होता है। लेकिन जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से ज्यादा है तो आपको पता है ग्राफ कैसा होता है। तो ये जनरली इस तरह केस कुछ आता है रफली। तो यहां मैं बोलूंगा फिर से ये एक्स एक्सिस का कोई नंबर है, सो काई स्क्वायर n कॉमा अल्फा एक नंबर है एक्स एक्सिस पे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना। सो ये एक्स एक्सिस पे कोई नंबर है, नोटेशन में सेम लूंगा, सच दैट प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर n, तो जब मैं ये लिख रहा हूं ये रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली, और इसकी वैल्यू ज्यादा होगी काई स्क्वायर n अल्फा, ये कोई फिक्स नंबर है। ठीक, तो यहाँ बोला, अच्छा ये n ब्रैकेट में लिखने की क्या जरूरत है, हाँ ठीक है चलो कोई बात, हाँ ओके। सो ये काई स्क्वायर n अल्फा, ठीक है यहाँ पे, तो n मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है, और ये तुम्हारा अल्फा वही जो 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है ये बताता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो लूंगा मैं अल्फा ही लूंगा, तो मैं इधर भी ये अल्फा लूंगा, ये 1 माइनस अल्फा लूंगा, ठीक है ना। तो इधर भी टोटल तुम देखोगे तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी वो मतलब इधर वाली ये 1 माइनस अल्फा है, ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, और उधर वाली अल्फा है। फिर सेम चीज इसके साथ है, तो दिस इज अ नंबर such that probability t distribution with t with n degree of freedom more than t n alpha, ठीक है। तो यहाँ भी यही चीज मैं लूंगा। सो t का ग्राफ बनाओगे रफली ये स्टैंडर्ड नॉर्मल जैसा ही दिखता है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना, जैसा ये थोड़ा रफली मैं ऐसे बोल सकते हैं क्या कि हम उसे हम मतलब पॉइंट की रिजेक्शन रीजन में लाई करने की प्रोबेबिलिटी को निकाल रहे हैं। जी 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 वही वही बोल रहे हैं एक्चुअली, लेकिन वो आगे डिफाइन करेंगे हम रिजेक्शन रीजन, तो मतलब वही है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये अल्फा है और ये 1 माइनस अल्फा है। सर हमें एम स्टैट्स तो नहीं यूज करना है ना अपने उसमें, हाँ यहाँ पे नहीं है, एफ का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, एफ की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो यही 3 की जरूरत पड़ेगी हमें, इन्हीं तीनों की। तो जेड काई स्क्वायर और टी की जरूरत पड़ेगी, तो वही चीज है ना रफली। ओके, तो जैसे क्या होगा अब देखो जरा, तो हमें क्या करना है, अब मुझे कैलकुलेट करना है एक्सपोनेंशियल के लिए। तो मुझे कैलकुलेट करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इन एक्सपोनेंशियल थीटा, ठीक है। तो अभी मैं एक पीडीएफ फिक्स कर देता हूं कि मेरा ये पीडीएफ है थीटा ई की पावर माइनस थीटा, ये आपको एग्जाम में भी दिया होगा पीडीएफ कि किस पीडीएफ के लिए वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि जो मेरा रैंडम सैंपल है वो इस पॉपुलेशन से आ रहा है, ठीक है ना। सो let x1 x2 up to xn be a random sample from exponential theta, ठीक। तो हमने अभी देखा था ना, देन मैं q बोल देता हूँ, q है 2 थीटा समेशन xi। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो हमने देखा था कैसे आएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो आप, थीटा टाइम एक्स वाई को मान लोगे तो उसका आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 1, 2 थीटा करोगे एक्सपोनेंशियल 2 मतलब काई स्क्वायर 2, तो काई एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 मतलब काई स्क्वायर 2 जो बोल रहा हूँ, तो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 जो है वो काई स्क्वायर 2 है। तो ये काई स्क्वायर 2n आएगा जैसे आपने भी देखा था, तो ये काई स्क्वायर 2n आ गया। तो ये मेरा पाइवटल क्वांटिटी है q, ये थीटा नहीं है, एक तो थीटा और यहाँ सेम दिखेगा मेरा, तो मैं इसको कुछ नया नाम देता हूँ, पाइवटल क्वांटिटी है क्या है, चलो y ले लो मान लो, चलो
तो y एज्यूम कर लिया कि y हमारा ये, तो y का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मुझे क्या करना होता है कि आपको एक कितना चाहिए, तो हमें चाहिए 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द थीटा। तो मतलब मुझे क्या करना है, अभी पहले तो मुझे y मोर देन इक्वल टू समथिंग लेस देन इक्वल टू समथिंग लेना है जो 1 माइनस अल्फा दे दे, हमारा ये काम है। तो मुझे अब ये ढूंढना है कि यहाँ मैं क्या रखूं और यहाँ क्या रखूं ताकि प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा आ जाए। y के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड मुझे थीटा के लिए चाहिए, तो मुझे चाहिए थीटा के लिए, लेकिन उसी को इंटरवल के अंदर ट्रांसफॉर्म वो करके कैलकुलेशन करके थीटा के लिए फाइंड कर लेंगे। तो वो जो नोटेशन मैं बता रहा था वो तुम्हें अब देखना है। तो ये काई स्क्वायर है, तो काई स्क्वायर के लिए क्या है कि जस्ट इस तरह से, तो सोचो ऐसा क्या दो नंबर लोगे कि वैसा हो जाए। जैसे मैंने नोटेशन फॉलो किया था, तो मैं लिखूंगा काई स्क्वायर एन को, यहाँ 2n है ना, तो यहाँ मैं एक 2n लेके चलूंगा, क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वही लेके चलेंगे हम। तो 2n कॉमा यहाँ क्या लिखूंगा अल्फा बाई 2, और यहाँ क्या लिखेंगे काई स्क्वायर 2n। अब नोटेशन समझो, ये नोटेशन वही है। तो अब बस समझना क्या है कि ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ जो नंबर मैं लिखता हूँ ना वो उसके आगे की प्रोबेबिलिटी है। तो अल्फा बाई 2 उसके आगे की प्रोबेबिलिटी है, तो पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है टोटल 1 माइनस अल्फा बाई 2। लेकिन ये ले रहा हूं तो ये देखो, अब ध्यान दो, इस नंबर के आगे की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो इसका मतलब है ये अल्फा बाई 2 पूरा, तो ये अल्फा बाई 2 ही होगा क्योंकि 1 माइनस अल्फा बाई 2 है ना। तो बचा कितना, टोटल एरिया अंडर द पीडीएफ इज 1, पीडीएफ के ग्राफ के अंडर का एरिया 1 है, तो पीडीएफ है तो ये है, तो ये 1 माइनस अल्फा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि तो यहाँ मेरे पास है काई स्क्वायर 2n कॉमा 1 माइनस अल्फा बाई 2, काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये मैंने 2 नंबर्स सेलेक्ट किए एक्स एक्सिस पे जिसके बीच की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल ढूंढना है थीटा के लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे। हम पाइवट क्वांटिटी इसलिए ढूंढ रहे थे कि थीटा हो इसमें, ताकि मैं सिंप्लीफाई करके थीटा का इंटरवल निकाल सकूं। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आज देखो। अब तो अब क्या करोगे, इसको पुट कर दो आप। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, सो ये आ गया प्रोबेबिलिटी y की जगह रखो 2 थीटा। जा तुम कई बार देखते हो कि लोग ऐसे भी लिखता है y को ना, क्या लिखता है x बार के टर्म में भी लिख देते हैं लोग, तो तुम कई जगह देखोगे x बार के टर्म में भी लिखा रहेगा ये। हाँ, तो तुम जाओ तो इसको, ये जो है इसको आप ये भी लिख सकते हो कि y जो है 2n थीटा x बार, यही चीज है, सेम ही चीज है ना, क्योंकि समेशन xi इज n x बार। तो इनको तो कई बार बुक में ऐसा भी लिखा मिलेगा ऑप्शंस एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे में। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 2 थीटा समेशन xi लेके लिखूं या x क्या लिखूं, ये लेके चलूं, तो सर समेशन xi तो मतलब 2 है ना, 2 थीटा समेशन xi I फ्रॉम 1 to n, दिस क्वांटिटी मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। अब आपको इसी इंटरवल को सिंप्लीफाई करके मुझे बताना है कि प्रोबेबिलिटी थीटा कहां से कहां तक होगा ताकि ये 1 माइनस अल्फा हो जाए। मतलब इधर कोई चेंज नहीं करना है, चेंज कहां करना है, यहाँ पे। तो इसमें चेंज करो, समेशन xi को इधर भेज देंगे, मतलब तो ये तो बहुत इजी सा हो गया। तो यहाँ आ गया काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन 2 समेशन xi। चूंकि यहाँ पे सपोर्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो जो भी रैंडम सैंपल की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आएंगे वही पॉजिटिव आएंगे, तो मैं इजीली डिवाइड कर सकता हूँ दोनों तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो 2 समेशन xi, और यहाँ भी काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 अपॉन 2 समेशन xi। तो ये जो मैंने अभी फाइंड, ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आया, देखो यहाँ से काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन 2 समेशन xi, या 2n x बार भी लिख सकते हो, कॉमा काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 अपॉन 2 समेशन xi, ये है। अब क्या होगा, तो यही आपको एग्जाम में पूछेगा, या तो यही ऑप्शन है, ये भी आ चुका है एग्जाम में एक्चुअली, तो इस तरह के ऑप्शन बना के देंगे वो। फिर कई बार उसकी वैल्यू दे देगा, ये जो काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, n मान लो 100 दे दिया, अल्फा 0.05 दे दिया, तो ये जो वैल्यू
जैसे फाई दे रखा होता है वैसे ही ये भी काई स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उससे आप कोई नंबर ये आ जाएगा, कोई नंबर मान लो 1 से 2 का इंटरवल आ गया या उस तरह से कुछ आ जाएगा, 3 से 4 का इंटरवल आ गया, तो ऐसा कोई नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो अभी जो मैंने फाइंड किया है ये एक्चुअली दिस इज 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला आ गया जिसको मैंने प्रूफ यहाँ किया है। सो ये एक फॉर्मूला है जिसको है ना प्रूफ किया मैंने कैसे आया, तो इस तरह से है। तो उन्हें रट्टा मारने की जरूरत तुम्हें भी नहीं है, कई बार याद ना हो तो बहुत डिफिकल्ट थोड़ी है, बस ये याद होना चाहिए, 10 सेकंड में कैलकुलेट कर लोगे तुम इस तरह से। तो ये है, बाकी इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो आया जब ये वन साइडेड नहीं सॉरी ये टू साइडेड है, अगर वन साइडेड निकालोगे तो यहाँ मुझे फिर वन साइडेड लेके चलना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर वन साइडेड आएगा। तो जो मैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो आज हमने कैलकुलेट तो नहीं किया सारा, बट डिफाइन किया जस्ट चीजों को, है ना, कि डेफिनेशन जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, पाइवोटल क्वांटिटी, एंड देन एक हमने किया। इसी तरीके तुम सारा डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ मेनली मुझे देखना है एक्सपोनेंशियल का, तो मैं दोनों केस में अभी थीटा के लिए कर रहा हूँ, बाद में 1/थीटा के लिए, तो यही रेसिप्रोकल हो जाएगी। 1/थीटा में क्या होगा, रेसिप्रोकल होके आ जाएगा, तो ये बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही निकाला मैंने, टू साइडेड, आपको वन साइडेड निकालना है। कहाँ से एक बनेगा, 0 से समथिंग बनेगा, 0 इसका लोएस्ट एंड पॉइंट है ना, तो 0 से समथिंग आएगा वन साइडेड, लेफ्ट साइडेड बोल दो इसको, और राइट साइडेड जो होगा समथिंग टू इन्फिनिटी। तो मैंने एक ही निकाला है। तो थीटा के लिए इस केस में 3 इंटरवल मिलेगा, ठीक है ना, टू साइडेड, फिर लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, इस तरह से, या लेफ्ट टिल्ड राइट टिल्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देता हूँ। पीछे के एस्टिमेशन वाला असाइनमेंट्स फिनिश करो, मतलब बाकी जो टॉपिक्स कंप्लीटनेस सफिशिएंट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट राइट में है उसको करते जाओ। इसको अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, तो इसमें भी थोड़ा कल कंप्लीट कर लेंगे कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट वाला, ये कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ओके आई थिंक तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू, है ना। तो